तो गाइज अब हम बात करते हैं फाइनली रिटर्न के बारे में कि कहां पर हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, एफडी में ज़्यादा मिलेगा या गोल्ड में ज़्यादा मिलेगा। तो वहां पर आपको गोल्ड भी सेफ हो जाता है, वहां पर गोल्ड में आपको कोई ऐसा रिस्क वाली बात नहीं होती है। पिछले 2 सालों से अगर आपको शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है तो आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आप अकेले ऐसे नहीं हो, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। और इनफैक्ट शेयर ही नहीं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर भी आपको पिछले 2 सालों के अंदर कोई भी अच्छा रिटर्न नहीं मिला होगा, इनफैक्ट आपको लॉस ही हुआ होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो ऐसे टाइम पर हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं कर पा रहे हैं, स्टॉक्स में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास जो बेसिक 2 ऑप्शन, सबसे बढ़िया ऑप्शंस निकल करके आते हैं, वो आते हैं एफडी का यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट का, और दूसरा ऑप्शन एक आता है गोल्ड का। तो इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों को, फिक्स्ड डिपॉजिट को और गोल्ड को, 6 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करेंगे और हर पैरामीटर के ऊपर हम इनको एक स्कोर देंगे। जो भी उस पैरामीटर में बेटर होगा एफडी और गोल्ड में से, उसको एक पॉइंट देंगे और लास्ट में हमारे पास जो स्कोर बनकर के आएगा उस स्कोर के बेसिस पर हम ये बताएंगे कि एफडी और गोल्ड में से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस जिन 6 पैरामीटर्स के ऊपर हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, पहले उनके बारे में आपको हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं। हम यहां पर बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बारे में, पहला हमारा ये पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि लिक्विडिटी आपको इन दोनों में से कहां पर ज्यादा मिल जाती है। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एसेट क्लास में, एफडी में या गोल्ड में आपको ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ता है और कौन से एसेट क्लास आपको जल्दी ही रिटर्न दे देती है। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर कौन से एसेट क्लास में ज्यादा रिस्क है या कौन सी एसेट क्लास ज्यादा सेफ है। इसके बाद हम बात करेंगे टैक्सेशन की, यानी कि कहां पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कहां पर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ओवरऑल टैक्स देने के बाद भी आपका रिटर्न जो है, आफ्टर टैक्स रिटर्न, वो कहां पर ज्यादा अच्छा बनेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको गोल्ड के पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड देने वाला हूं। पिछले 100 सालों के अंदर गोल्ड ने क्या रिटर्न दिया है, वो डेटा भी आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है गाइज, बहुत ही केयरफुली आपको वॉच करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर पहले पॉइंट पर, जो कि हमारा है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। तो गाइज देखिए, मैं यहां पर जो गोल्ड की फॉर्म लेने वाला हूं वो एसजीबी के बारे में लेने वाला हूं, एसजीबी। और मैं यहां पर एफडी का जो इन्वेस्टमेंट, जो मैं कंपैरिजन करूंगा, मैं एफडी में ऑटो स्वीप एफडी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं एक फिक्स्ड डिपॉजिट की बात कर रहा हूं। ऑटो स्वीप एफडी जो आपके सेविंग्स अकाउंट में हो जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो एसजीबी और एफडी के बीच में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं। तो गाइज देखिए, आप जब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं एसजीबी में, तो आप वहां पर करीब करीब 1 ग्राम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी जो 2023 के अंदर एसजीबी की जो ट्रांचेज आ रही हैं, उसमें जो गोल्ड की 1 ग्राम की रेट है वो करीब करीब 5600 रुपए के आसपास है। तो यानी कि 5500 रुपए से लेकर के 6000 रुपए के बीच में आप यहां पर एसजीबी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो एफडी में आपको 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी इंटरेस्ट रेट वहां पर मिलेगी। वरना तो छोटे अमाउंट में भी आप कर सकते हैं, 50,000 रुपए से कम के अमाउंट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको रिटर्न जो है, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो काफी कम मिलेगा। 4 से 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अच्छा इंटरेस्ट आपको लेना है तो एफडी में आपको ज्यादा अमाउंट में करना पड़ेगा, लेकिन एसजीबीज में आप कम अमाउंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट हमारा इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए जो पॉइंट चला जाएगा वो एसजीबी को चला जाएगा। एसजीबी का स्कोर हो गया है 1 और एफडी अभी 0 पर है। चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा लिक्विडिटी का पॉइंट है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि कहां से आप पैसे को तुरंत निकाल सकते हैं और उस निकाल करके उसके पैसे को अगर आपको कोई दूसरा काम आ जाता है तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। तो ये होती है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी के केस में गाइस मैं आपको बताऊं, एसजीबी जो है वो ज्यादा लिक्विड है कंपैरिजन टू एफडी के, क्योंकि एफडी का में आपका लॉक इन पीरियड आता है, लेकिन आपको यहां पर एसजीबी में कोई लॉक इन पीरियड नहीं आता है। लेकिन क्या आपको एसजीबी को अपने टाइम से पहले बेच देना चाहिए या कब उनको बेचना चाहिए आइडियली, वो अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि एसजीबी जो है वो ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी कि आप इन्हें कभी भी बेच सकते हैं, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आपने आज खरीदा, 2-3 दिन के बाद आप तुरंत इसे बेच सकते हैं और तुरंत आपका पैसा जो है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो यहां पर आपको एसजीबीज में कोई लॉक इन पीरियड नहीं मिलता है, एसजीबी ज्यादा लिक्विड होते हैं। अगेन एक पॉइंट चला जाता है एसजीबी का स्कोर हो गया है 2 पर और एफडी का जो स्कोर है अभी 0 पर बना हुआ है।
अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन का पॉइंट है, यानी कि कहां से आपको पैसा जो है जल्दी रिटर्न बन करके आ जाएगा। तो गाइज इस केस में मैं आपको बताऊं, अगर आपको एसजीबीज का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, पीक बेनिफिट लेना है एसजीबी का, तो आपको एसजीबीज को जो है वो 8 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इनका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 8 साल तक का होता है। हालांकि आप इसे तुरंत भी बेच सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, एक्सचेंज पर आप इसे बेच पाएंगे। अगर आप डीमेट अकाउंट से खरीदते हैं तो आप डीमेट अकाउंट से खरीदने के बाद तुरंत इसे सेकेंडरी मार्केट में यानी कि एक्सचेंज पर बेच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको एसजीबीज को 8 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब क्या है, ये मैं टैक्सेशन वाले पार्ट में आपको समझाऊंगा, बट अभी आप जान लीजिए कि एसजीबी से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको 8 साल तक इसे होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन एफडी में गाइज आपको 6 महीने के, 1 साल के लॉक इन पीरियड्स भी मिलते हैं। तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एफडी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो अब ड्यूरेशन के केस में हम होराइजन के, इन्वेस्टमेंट होराइजन के केस में बात करें, इस पैरामीटर के ऊपर जो पॉइंट है वो चला जाता है एफडी को, क्योंकि एफडी में लॉक इन पीरियड 1 साल के, 2 साल के या 5 साल के भी आपको मिल जाते हैं। तो एफडी का भी स्कोर हो गया है 1 पे, और अभी एसजीबी जो है वो 2 के स्कोर के साथ बना हुआ है, लीड कर रहा है अभी। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा सेफ्टी का पॉइंट है या वॉलेटिलिटी का पॉइंट है, यानी कि कहां पर आपको सेफ्टी ज्यादा मिलती है। तो देखिए गाइज, गोल्ड जो है, गोल्ड एक कमोडिटी है, इसका प्राइस जो है बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है। अभी हम बात करेंगे, इसके पिछले 100 सालों का डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे काफी लंबे टाइम तक होल्ड कर जाए और आपका प्राइस नहीं बढ़े, इनफैक्ट प्राइस घट जाए। तो यहां पर गोल्ड में वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन एफडीज में वॉलेटिलिटी नहीं होती है। वॉलेटिलिटी नहीं होती है, वहां पर आपको फिक्स जो भी इंटरेस्ट आपको प्रॉमिस किया गया है 6% का, 7% का या 5% का, वो आपको मिलता ही मिलता है। तो वहां पर आपको सेफ्टी जो है वो एफडी में ज्यादा मिलती है, गोल्ड में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन में गाइस गोल्ड भी सेफर हो जाता है। अगर आप 8 से 10 साल की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या उससे लंबे टाइम के लिए भी अगर आप होल्ड करते हैं, तो वहां पर आपको गोल्ड भी सेफ हो जाता है। वहां पर गोल्ड में आपको कोई ऐसा रिस्क वाली बात नहीं होती है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए एफडी सुटेबल है। अब हमारा जो चौथे पॉइंट के बाद जो स्कोर हो गया है, एफडी 2 पर आ गया है, क्योंकि ये जो सेफ्टी वाला पॉइंट है ये भी हम एफडी को दे रहे हैं। शॉर्टर ड्यूरेशन में एफडी ज्यादा सेफर है, इसलिए एफडी का स्कोर हो गया है 2 का, एसजीबी का जो स्कोर है वो भी 2 पर बना हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे 5th पैरामीटर की तरफ, जो कि है टैक्सेशन का, और उसके बाद मैं आपको रिटर्न के बारे में बताऊंगा। तो गाइस देखिए, टैक्सेशन में बात करें तो एफडी से जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर आपको टैक्स देना ही देना है बाय डिफॉल्ट। आप उस पर टैक्स नहीं बचा सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी आप पैसा कमाएंगे इंटरेस्ट से एफडी पर, वो आपकी अदर इनकम में ऐड होता है और आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में भी ऐड होता है, तो उस पर आपको टैक्स देना ही देना है। लेकिन जो पैसा आप एसजीबी में इन्वेस्ट करके कमाते हैं, एसजीबी में जो आपको गेन्स होता है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आप 8 साल तक एसजीबी को होल्ड करते हैं। कहने का मतलब है, अगर आप एसजीबी को कंप्लीट 8 साल की मैच्योरिटी तक होल्ड करने के बाद उन्हें सेल करते हैं, तो उस पर आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना है। अब यहां पर कुछ लोगों का डाउट ये हो सकता है कि क्या एसजीबी को हम उससे पहले बेच सकते हैं। तो गाइस देखिए, एसजीबी को सेल करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप अगर डीमेट अकाउंट से खरीदते हैं तो एक्सचेंज पर आप कभी भी उन्हें सेल कर सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। दूसरा, 5 साल के बाद एसजीबी जो है वो प्री मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉल तो कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद अगर आप बेचते हैं 8 साल से पहले, तो उस टाइम पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप 8 साल पे कंप्लीट मैच्योरिटी पे इसे बेचते हैं तो आपको कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है एसजीबी का, तो आपको इसे 8 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, और 8 साल में काफी सिग्निफिकेंट आपको यहां पर बेनिफिट भी मिल जाता है, जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस कैटेगरी का, इस पैरामीटर का जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट यहां पर एसजीबी को चला जाता है। एसजीबी का स्कोर हो गया है 3 पर, और अब एफडी का जो स्कोर है वो 2 पर बना हुआ है। तो गाइज अब हम बात करते हैं फाइनली रिटर्न के बारे में कि कहां पर हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा, एफडी में ज्यादा मिलेगा या गोल्ड में ज्यादा मिलेगा। तो देखिए गाइज, एफडी का तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, एफडी में आपको कहीं भी 7-8% से ज्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा। इनफैक्ट 7% की रेट को ही आप पीक इंटरेस्ट रेट मान करके चलना एफडी में। एफडी में आपको 7% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है, चाहे आप 1 साल के लिए करें, चाहे 2 के लिए करें, 5 के लिए करें, 10 के लिए करें। लेकिन गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड का अभी आप डेटा देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूं। इस पर आप देखिए गाइज, यहां पर मैं आपको 1925 से डेटा बताता हूं। 1925 में जो गोल्ड का प्राइस था वो था करीब करीब 18 रुपए। उसके बाद अगले 8 साल के अंदर 1933 में आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस हुआ 24 रुपए। अब इस ड्यूरेशन के अंदर गोल्ड में जो प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है 8 साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 30% का इंक्रीमेंट मिला है आपको गोल्ड के अंदर, जो कि काफी कम रिटर्न है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1941 की बात करते हैं, 1941 की। उस टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस हो गया था वो हो गया था 37 रुपीज। अब यहां से जो गोल्ड के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है वो 50% का हुआ है, यानी कि 8 साल में सिर्फ 1.5 गुना हुआ है,
है पैसा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भी गाइस काफी कम इंटरेस्ट रेट है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें यहां पर कुछ सालों की, जैसे कि अगर आप बात करते हैं यहां पर 1941 से 1949 की, तो इस ड्यूरेशन के अंदर 8 सालों के अंदर आपका पैसा करीब करीब 2.5 गुना हो चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्ट रेट है। यानी कि ये जो इंटरेस्ट रेट है करीब करीब 12 से 13% की इंटरेस्ट रेट है। तो ये इंटरेस्ट रेट काफी अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो ग्लोबल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी चाल को पकड़ना इतना आसान नहीं है। यहां पर आपको कभी कभी अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है और कभी कभी आपको खराब रिटर्न भी मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगले सालों के अंदर 1949 में जो गोल्ड का प्राइस था 94 रुपीज, उसके बाद से लेकर के 1996 तक अगले करीब करीब 15-16 सालों तक गोल्ड का जो प्राइस था वो डिक्रीज हुआ है। इनफैक्ट 1949 के बाद 1966 का प्राइस देखिए 83.7 रुपीज के आसपास है। तो अगले 16 सालों के अंदर गोल्ड का प्राइस डिक्रीज हो गया। इसके बाद 1974 में गोल्ड का प्राइस पहुंच गया था 506 रुपए। तो जिसने 1966 में इन्वेस्ट किया था और अगले 8 सालों के लिए पैसे को होल्ड किया होता, उसका पैसा 5 गुना हो गया होता। 8 सालों के अंदर 5 गुना, 15% से भी ज्यादा का रिटर्न है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कहीं कहीं गोल्ड में आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, जो कि शेयर्स भी नहीं देते हैं कभी कभी इतना अच्छा रिटर्न आपको। इसी तरीके से आप गोल्ड का आगे का डेटा भी देख सकते हैं। यहां पर अभी जो फिलहाल गोल्ड का प्राइस चल रहा है वो करीब करीब 55-56 हजार रुपए के आसपास चल रहा है। तो देखिए गाइस, कुल मिलाकर के गोल्ड का जो रिटर्न है ये वॉलेटाइल रिटर्न है। आपको एवरेज ऑन एन एवरेज अगर आप 15 से 20 साल का हॉराइजन लेकर के चलते हैं, लॉन्ग टर्म हॉराइजन लेकर के चलते हैं, तो उस केस में आपको 9 से 10% का एफडी को जरूर बीट कर देता है। लॉन्ग टर्म में एफडी को ये जरूर बीट कर देता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको जो है शॉर्टर टर्म की जो वॉलेटिलिटी है, गोल्ड के प्राइस में जो वॉलेटिलिटी का रिस्क है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड आपके लिए बेटर है, और शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एफडी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो जाएगा इन दोनों ऑप्शंस में से। तो हमारे इस 6th पॉइंट में जब हमने रिस्क रिटर्न को डिस्कस किया है तो रिटर्न का जो पॉइंट है वो भी चला जाता है गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड जो है लॉन्ग टर्म में एफडी के रिटर्न्स को बीट कर देता है। तो गोल्ड का जो एसजीबी का जो स्कोर है वो गया है 4 का, और एफडी का जो स्कोर है वो 2 पर रह गया है। तो इस तरीके से 4-2 के साथ गोल्ड ने एफडी को बीट कर दिया है। तो गोल्ड जो है एसजीबी जो है वो एफडी से बेटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो एफडी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इसी तरीके की वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस लगातार सबसे पहले देखने को मिलती रहें। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि आपको जरूर करनी चाहिए, मैं खुद भी स्टॉक्स में करता हूं, इनफैक्ट मैं गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करता हूं, एफडी में भी मैं ऑटो स्वीप एफडी का जरूर यूज करता हूं अपने सेविंग्स अकाउंट में। तो अगर आप भी डीमेट अकाउंट बना करके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेवरेट डीमेट अकाउंट्स का लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप डीमेट अकाउंट बनाइए और स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं गाइस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।